नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा त्रिपाठी। आज हम पानी से जुड़ी परंपराओं पर बात करने वाले हैं। वो परंपराएं जो वैज्ञानिक थी और पानी को बचाने में, इकट्ठा करने में सहायक भी थीं। जैसे कहीं तालाब बनाना है तो इंजीनियर की ज़रूरत नहीं होती थी। गाँव के लोगों की अनुभवी नज़रें बता देती थीं कि कितना बड़ा तालाब बन सकता है, ढलान किस तरफ है और कितनी है, पानी कहाँ से आएगा, कितने मन मिट्टी खुदेगी, कितने लोग और कितने औजार लगेंगे, पाल कितनी ऊंची होगी, कितनी चौड़ी होगी, कहाँ से कहाँ तक बंधेगी, वगैरह वगैरह। आज के दौर में कोई सोच भी नहीं सकता कि पानी, तालाब बनाना इतना पूजनीय भी हो सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भारत के जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजेंद्र जी की हर बात से पानी की परंपरा झलकती है। मैग्सेसे अवार्ड विजेता राजेंद्र सिंह जी का हम अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ साहित्यकार पंकज चतुर्वेदी जी। पंकज जी नेशनल बुक ट्रस्ट के संपादक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप पिछले 30 वर्षों से पानी पर काम कर रहे हैं। चतुर्वेदी जी ने पानी से जुड़े 3000 से ज्यादा लेख लिखे हैं। इनकी किताबें दफन होते दरिया, जल मांगता जीवन काफी प्रचलित हैं। राजेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो तालाब और बावड़ी बनाने की परंपराएं हैं, ये कितनी वैज्ञानिक थी उस दौर में। आपने खुद जौहर तकनीक का इस्तेमाल करके बहुत सारा काम किया है। ये जो तरीके हैं, ये कितने वैज्ञानिक हैं? देखिए, जब तक भारत की जनसंख्या नदियों के किनारे रहकर अपनी जल की ज़रूरत पूरी करती थी, तब तक तालाब, बावड़ी, कुएं इन सब की ज़रूरत नहीं थी। बहते दरिया में, बहते जल में, हमारे शास्त्रों में बहता जल निर्मल जल माना जाता है। जी जी। जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ी और हमें नदियों से दूर बसना पड़ा, तो हमारी ज़रूरत हुई पानी की, पीने के पानी की, खेती की, गाय भैंस बकरी को पीने के पानी की ज़रूरत। और इस ज़रूरत ने फिर हमें एक तरीका सिखाया कि जो वर्षा का जल है, जहाँ बादल आते हैं और बरसते हैं, उनको वहीं सहेजना शुरू करें। तो भारत का समाज जल को समझता भी था, सहेजता भी था और उसके संरक्षण, पोषण और रक्षण का काम करता था। उस वक्त इसके लिए भारत में एक बड़ी मजबूत शिक्षण परंपरा थी। और वो शिक्षण परंपरा गांव के लोगों से चर्चा में दादा पोते को और नाना देवते को ये सब सिखाता था। लेकिन आज जब से ये आधुनिक शिक्षा आई और ये इंजीनियरिंग शुरू हुई करीब 150 साल भारत में, तब से हमने केवल अतिक्रमण, जल संरचनाओं पर अतिक्रमण और जल को प्रदूषण करना और जल का शोषण करने का विज्ञान सीख लिया। आजकल तालाब नहीं बचे हैं, तो मैंने कई बार देखा है कि पार्क में एक टब में पानी रख के और इस तरह की जो रस्में होती हैं उनको करने की कोशिश की जाती है और शादी की रस्में उस तरह से निभाई जाती हैं। ये जो आधुनिक शिक्षण है, इस आधुनिक शिक्षण में 3 तरह की शिक्षा है। एक तो मैक्सिमम यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, उसकी इंजीनियरिंग और तकनीक हमें शोषण सिखाती बता देती है। हाँ, शोषण, केवल शोषण। और दूसरी जो तकनीक है वो है मैनेजमेंट। उस मैनेजमेंट में हमें ये पढ़ाया जाता है कि तुम कैसे दूसरों को नियंत्रित कर सकते हो, कैसे दूसरों पर प्रबंधन करके कैसे उनको अपने कंट्रोल में कर सकते हो। तो दूसरा जो प्रबंधन है वो हमें कंट्रोल सिखाता है। वो बाजार का कंट्रोल, वो लोगों का कंट्रोल, सब तरह का कंट्रोल। और तीसरा है सोशल साइंस। सोशल साइंस हमें पीएचडी की डिग्री देकर प्रकृति के साथ प्यार से रहना और प्रकृति का पोषण करना नहीं सिखाती। वो कहती है कि बिना करे तुम्हें खाने को कैसे मिल सकता है, उसके लिए जाके नौकरी करो जहां तुम्हें बिना करे खाने को मिल जाए। ये जो हमारा शिक्षण है, इस शिक्षण ने हमारे संस्कार को, व्यवहार को और हमारी संरक्षण की परंपरा को बिगाड़ा है। यदि हमें दोबारा से भारतीय ज्ञान तंत्र को अपने संरक्षण का शिक्षण करना है, तो फिर हमें अपने ज्ञान में वो जोड़ना पड़ेगा कि वो हमारे व्यवहार में, वो हमारे संस्कार में दोबारा कैसे आए। मेरे गांव के लोग अभी भी गाते हैं, राजेंद्र भाई हम 2 बार नहाते थे, अब 2 बार नहाते हैं। तुम्हारे जो होटल में बने हुए स्विमिंग पूल से हैं, उनमें तो केमिकल से ठीक किया, हमारे तो नेचुरल ऑक्सीडेशन होता है ना। तो तालाब का पानी, उसमें 2 बार सुबह जाते वक्त भी नहाते हैं, घर आते वक्त भी नहाते हैं। जी, ये तो तालाब और बावड़ियों की बात हुई।
पंकज जी, कुछ और ऐसी तकनीक जो आप भारत के दूसरे हिस्सों से लेकर आए हो, कुछ हमें बताएं कि और हिस्सों में किस तरह की तकनीकों से इस परंपरा को जागृत रखा जा रहा है। देखिए, जैसा राजन भाई ने बोला कि मूल रूप से बात यही थी कि जैसे समाज का विस्तार हुआ नदियों और समुद्रों के किनारे से बस के जैसे ही वो अंदर की ओर गया, तो जो स्थानीय देशकाल परिस्थिति थी उसके अनुसार उसने पानी के संरक्षण की सोची, क्योंकि जल के बगैर जीवन संभव नहीं है। और हमारा जो प्राचीन समाज है वो गांधी जी की उसी युक्ति को मानता था कि जो प्रकृति है वो आपकी आवश्यकताओं को पूरा तो कर सकती है लेकिन आपके लोभ का संवरण पूरा नहीं कर सकती। तो वो लोग पानी की जो बूंद है उसको एक एक को अपने तरीके से सहेजते थे। अब आप देखिए राजस्थान में छोटे छोटे टांके बने हुए हैं जिसके अंदर बरसात की एक एक बूंद को सहेज के रखते हैं। या मैं मूल रूप से मध्य प्रदेश का हूँ, मैंने मध्य प्रदेश में देखा बुरहानपुर में जो पारंपरिक रूप से जो चूना को जम जाने के कारण जो सुरंग बनी हुई है उसको कुंडी कहते हैं और उस कुंडी से अभी भी सप्लाई हो रही है पानी की। वैसी विश्व में अकेले 2 संरचनाएं थी, एक ईरान में थी और एक भारत में थी। भारत वाली अभी भी चल रही है। और वो ये वानगी इतनी बड़ी, आप देख लीजिए कि अंग्रेजों या जो आधुनिक शिक्षा की जिसकी बात रायन जी कर रहे थे उसकी बनाई हुई जितनी संरचनाएं हैं जल रोकने की वो 50 साल 60 साल में दम तोड़ दे रही हैं। और जो हमारे पुरातन समाज ने बनाई वो 100 साल 500 साल 600 साल 2000 साल। अब हमारे बुंदेलखंड में आप 900 से लेकर 1200वीं सदी के चंदेल काल के तालाब जो हैं आज भी पानी दे रहे हैं, आज भी संरक्षण कर रहे हैं। और उनको इतना खूबसूरती से उन्होंने बनाया हुआ, अकेले तालाब नहीं। जी हर जगह का अपना एक तरीका है पानी के संरक्षण का। इस पर हम आगे भी बात करेंगे और हम ये समझेंगे कि हमने पानी का सम्मान करना आखिर कब छोड़ दिया, एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पानी जो है हमारे यहाँ तमाम सभ्यताएं पानी के आसपास बनी हुई हैं, तमाम शहर हैं जो पानी के आसपास बसे हुए हैं। राजेन जी, पानी को लेकर तमाम लोकगीत, लोकोक्तियाँ, ये सारी चीज़ें हैं, हमारे जीन्स में है ये सब कुछ, और फिर भी पानी पर संकट सुनने में बहुत अटपटा लगता है। देखिए, पानी केवल साहित्य और सभ्यता नहीं, पानी तो हमारी मूल संस्कृति का हिस्सा था। और संस्कृति जो होती है वो संरक्षण, रक्षण और संस्कार उसको पोषित करती है। और जो सभ्यताएं हैं वो शोषण सिखाती हैं। तो ये जो हमारा न्यू सिविलाइजेशन है, इस सिविलाइजेशन में नदियों के शोषण के कारण बहुत सारी नदियां नष्ट हुई और फिर वहाँ से शहर नष्ट हुए। लेकिन भारत ने जिस तरीके से अपने संस्कृति को, नदी को माँ कह के, लिखित संविधान से पहले भारत के लोग नदियों को माँ कहते थे। जी, गंगा को भी इतना पूजनीय माना जाता है और उसके साथ माँ जैसा व्यवहार भी करते थे। और आजकल आज भारत के लोग माँ तो कहते हैं पर मैला ढोने वाली मालगाड़ी बना दिया है हमने नदियों को। तो कहने को माँ और व्यवहार में मैला ढोने वाली मालगाड़ी बनाए तो फिर ये हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा लगता है कि ये जो है ना, ये पोंगे लोग हैं। जी। हम सचमुच पोंगे नहीं थे। हम विज्ञान को, जिसको तुम विज्ञान कहती हो, उसको अध्यात्म कहते थे, जो सही में
जो हमारा वास्तविक विज्ञान है उसका जो वास्तविक अध्यात्म है वो कभी भी प्रकृति का कुछ नहीं बिगाड़ता। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि भारत के लोगों ने भगवान अपने पंच महाभूतों को बनाया था। भय से भूमि, गै से गगन, वैसे वायु, आ से अग्नि और नय से नील। तो ये जो पंच अक्षरा भगवान था हमारा, वो पंच अक्षरा तो पानी के इसी में से बना था। और इसलिए अभी हमें ऐसा लगता है कि भारतीय जो संरक्षण की परंपराएं हैं, उन संरक्षण की परंपराओं का जो सबसे बड़ा उनके ऊपर जो हमला हुआ वो अंग्रेजी हुकूमत ने हुआ। अंग्रेजी हुकूमत ने ये कहा कि ये भारत के लोग सपेरे हैं क्योंकि ये ठहरा हुआ पानी पीते हैं, स्टैग्नेट वाटर यूज करते हैं। और ये जो स्टैग्नेट वाटर है ये पोल्यूटेड है। वो गधे नहीं जानते थे, माफ करना जरा मैं थोड़ा मुझे गुस्सा भी है, वो नहीं जानते थे कि हिंदुस्तान की जो पानी के स्रोत हैं वो ऐसी जगह तालाब बनते थे जहां मिट्टी में लाइम कंटेंट होता था। तो सूरज की किरणें जब उस पानी पर पड़ती थी और वो जो नीचे का मिट्टी का लाइम कंटेंट है उसके ऑक्सीडेशन में उसको नेचुरल तरीके से शुद्ध करती रहती थी। इसीलिए भारत के लोगों ने, खासकर राजस्थान के लोगों ने कहा ठहरा पानी पालरा पानी। तो ये जो ठहरा पानी पालरा पानी था, ये तो हमारे ठहरे हुए पानी का सम्मान था। लेकिन इस सम्मान को नष्ट करने में असलियत में हमारी आधुनिक शिक्षा, मेरे मुंह से बार बार आधुनिक शिक्षा निकलती है। मेरा कोई बायस नहीं है क्योंकि थोड़ा बहुत तो मैं भी पढ़ा, लेकिन मैं क्या कहूँ, मुझे जब भी मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ, तो इसकी जो कमजोरियां हैं इस आधुनिक शिक्षा की, और इस आधुनिक शिक्षा की कमजोरी के कारण ही हम बेपानी हुए। इसी के कारण हमारी संरक्षण की परंपराएं टूटी और इसी ने हमें विस्थापन, विकृति और विनाश वाला विकास का रास्ता पर चलाया। हम लोग जो थे उनमें ना विस्थापन था, ना विकृति थी, ना विनाश था। लेकिन इस आधुनिक विकास का तो एंट्री पॉइंट ही डेवलपमेंट, डिस्ट्रक्शन और डिजास्टर है। तो ये जो संरक्षण है, भारत के लोग, सनातन शब्द पता है कहां से आया? सनातन का मतलब है जो सदैव नित्य नूतन निर्माण करता हो और नष्ट ना होता हो, वो सनातन है। इसलिए हम जो भी विकास के रास्ते चलते थे वो संरक्षण से चलते थे और उस संरक्षण से हमारी समृद्धि आती थी, उससे हमें संतोष आता था, उससे हमें आनंद आता था। तो यदि भारत को सचमुच अपनी परंपरा की समृद्धि देखनी है तो जल के संरक्षण की समृद्ध परंपराएं थी। हमने भारत की भूमि पर 12 नदियों को पुनर्जीवित किया। 9 नदियां राजस्थान में की, 2 कर्नाटक में की और एक 2 महाराष्ट्र में की और एक कर्नाटक में की। इसलिए यदि तुम्हें पानी का संस्कार सीखना है, पानी की परंपरा को पुनर्जीवित करना है और संरक्षण की परंपरा को जीवित करना है, तो राजस्थान, गुजरात और पूरा भारत, कर्नाटक अभी भी पारंपरिक ज्ञान से भरा पड़ा है। पंकज जी आपको 1000 तकनीक बता देंगे, इंजीनियरिंग बता देंगे जो जिसमें हमारा ज्ञान मर गया, जो जल संरक्षण का ज्ञान था खत्म हो गया। अभी भी हजारों तरह की तकनीक देश में बची हैं जो परंपरागत ज्ञान से समृद्ध हैं। जी, मैं अभी पंकज जी के एक लेख का ही जिक्र करना चाह रही थी मैं। आपका एक लेख है, सूखे का अकेला निदान है पारंपरिक जल प्रणालियाँ। उसमें आपने काफ़ी सारी ऐसी बातें लिखी हैं जो हमें ये समझने में मदद करेंगी कि पानी फिर से कैसे जीवित किया जा सकता है। देखिए, एक चीज़ बहुत स्पष्ट हो चुकी है, विश्व स्तर पर सब लोग मान चुके हैं, वैश्विक स्तर पर माना जा चुका है कि बड़े बांध और बड़ी परियोजनाएं कभी भी पानी की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती। हमारे यहाँ जो भी परंपराएं रही हैं, अब आप देखिए कि मेरे गांव में या मेरे मोहल्ले में या मेरे आंगन में एक कुआं था। उस कुएं की खासियत ये थी कि मुझे 1 गिलास पानी चाहिए तो मैं उसमें बाल्टी डालता था और 1 गिलास निकाल लेता था। अब बाजार ने क्या किया, उस कुएं में लगा दी एक मोटर। अब आपको चाहिए 1 गिलास पानी और वो बटन दबाएगा तो 1 बाल्टी पानी निकालेगा। आपकी जरूरत 1 गिलास की है, लेकिन बाकी 3/4 फैलेगा। हमारे यहाँ नलों ने, पाइप ने जल संरक्षण की पारंपरिक परंपराओं का सबसे ज्यादा नुकसान किया। अंग्रेज चाहता था कि वो बाहर ना निकले, क्योंकि बाहर निकलेगा तो हो सकता है कि देसी आदमी उसको पकड़ के उसका क्षरण कर दे। तो सोचता था मेरे घर के अंदर ही पानी आए, मेरे घर के अंदर ही मैं नहा लूँ,
हिंदुस्तान का इंसान सब कुछ छुपा के करना नहीं चाहता है, वो खुला करना चाहता था। वो शौच भी खुले में जाता था, वो स्नान भी खुले में करता था, उसके विवाह संस्कार भी खुले में होते थे। उसका कारण था क्योंकि वो अपनी जो जल रखा है उसने, जो जंगल रखा है, जो जमीन रखी है, उसको खुला रखना चाहता था, उस पर कोई पहरेदारी नहीं रखना चाहता था। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, जो आप पारंपरिक परंपराओं को बचाने की बात हम लोग कर रहे हैं, यानी केवल तालाब या केवल नदी या केवल कुएं को बचाने की अब जो सीमा है वो पार हो चुकी है। ये एक बहुत जो जल पर्यावरणीय का एक तंत्र है, वो एक एकीकृत तंत्र है। केवल पानी बचाने का काम नहीं चलेगा। यदि मुझे तालाब बचाने की बात करनी है तो मुझे तालाब से लगे हुए पहाड़ को भी बचाना होगा, पहाड़ पे लगी हुई हरियाली को भी बचाना होगा, उस हरियाली पे बैठे हुए पंछी को भी बचाना होगा, वो तालाब में रहने वाली मछली व कछुए को भी बचाना होगा, वो तालाब के पास की जो नमी है उसको बचाना होगा, नमी में पलने वाले केंचुए यानी गिंडोले को भी बचाना होगा। यदि ये पूरे तंत्र को बचाने की बात नहीं की तो आजकल क्या हो रहा है कि तालाब का बोलते तालाब बचाया जा रहा है। भाई कैसे बचा रहे हो? उसको हमने टाइल्स लगा दिया। अब आपने तालाब में टाइल्स लगा दिया, फिर बोला कि अब कोई मंत्री आने वाला था, उसमें हमने पाइप लगा के टैंकर लगाया, उसमें पानी भर दिया, फिर उसमें फव्वारा लगा दिया। आपने उस तालाब को बचाया नहीं है। असल में कोई व्यक्ति तालाब बचाना चाह रहा है तो तालाब से सटे हुए पहाड़ से अतिक्रमण हटाने पड़ेंगे, उस पर फिर से पेड़ लगाने पड़ेंगे। पहाड़ से सटे हुए जो आपने सीमेंट पोत के रास्ते बना दिए उसको खत्म करके आपको नैसर्गिक रखना पड़ेगा, ताकि एक एक बूंद जो बारिश की गिर रही है वो जमीन में जज्ब हो। जमीन में जज्ब होगी, जमीन की नमी बनी रहेगी तो तालाब का जल स्तर भी बना रहेगा। यानी एक पूरा एकीकृत सिस्टम है। यानी हम लोगों ने जितना जल संरक्षण की परंपराएं हैं उसको आधुनिकता के विज्ञान ने सौंदर्यीकरण में बदल दिया। सौंदर्यीकरण का मतलब ये है कि हमने पहले नदी या तालाब या जिसका सौंदर्यीकरण करना चाह रहे हैं उसकी कुछ ज़मीन को सुखाया, पहले कब्जा किया, उसके ऊपर कुछ व्यावसायिक इस्तेमाल के संरचनाएं खड़ी कर दी और उसके बाद में उसमें 2 गुलदस्ते, 4 पेड़, 1 कुर्सी, कुछ फव्वारा किस्म का लगा दिया। लेकिन जो पानी का एक खासियत है, पानी और आग अपना कभी रास्ता नहीं भूलती है और अपने कब्जा करने वाले को भी नहीं भूलती है। इसीलिए आप देख लीजिए, चाहे दिल्ली हो, चाहे कोई छोटा छोटा शहर हो, थोड़ी सी बारिश होगी उसमें पूरे में शहर में पानी भर जाता है। हम लोग जो शहर 3 दिन पहले पानी के लिए रोता है वो शहर 3 दिन बाद 1 घंटे पानी के लिए हाय हाय करता है। दिल्ली में अकेले नजफगढ़ तालाब, जिसको ड्रेन कह दिया गया, यदि अकेले नजफगढ़ की जो नेचुरल झील थी उसको मूल रूप से रख लिया जाए तो गुड़गांव और दिल्ली दोनों में जल संकट रह ही नहीं सकता। देश के हर हिस्सों के लिए हम यही बात कर सकते हैं। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि इस सब में डिसेंट्रलाइज्ड कंजर्वेशन किस तरह सहायक हो सकता है। छोटा सा ब्रेक। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। जी, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले मैंने आपसे कहा कि हम डिसेंट्रलाइज्ड कंजर्वेशन की बात करेंगे, तो राजेंद्र जी से समझते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज्ड कंजर्वेशन किस तरह सहायक हो सकता है। देखिए, भारत में सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन में राजा पानी के काम के लिए जमीन देता था, प्रजा पानी के काम के लिए पसीना लगा के मेहनत करके अपने पानी का सारा इंतजाम करती थी, और महाजन पानी का काम करने वालों को कुछ
हलवा पूरी रोटी सूखी जैसी भी कुछ उसके पास बनती थी खिला देता था। और ये एक तरह से पूरे भारत में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और गोवा से लेकर गुवाहाटी तक लोक आधारित लोक व्यवस्था थी जल संरक्षण की। और इस जल संरक्षण की व्यवस्था का जब तक भारत के ज्ञान तंत्र में संरक्षण का बीज जिंदा रहा तब तक भारत आज़ादी जैसी लड़ाई को भी जीत सका। यदि महात्मा गांधी को देखें कि उसने कहाँ से सीखा कि ये चरखा लेके आ गया, वो चरखा भारतीय ज्ञान तंत्र में ये जो कपड़ा बनाने के लिए जो गांव में हमारी दादी चरखा चला के कपड़ा सूत काटती थी, और उसने जब आज़ादी का आंदोलन खड़ा किया, सत्याग्रह शुरू किया, तो सबसे पहले चरखे को उन्होंने प्रतिपादित किया, संपादित किया। पर चरखा हमारा चलता ही था गांव में, लेकिन उसको एक तरह से प्रतीक बनाया अपनी आज़ादी की आंदोलन का। आज यदि भारत को पानीदार बनना है और बेपानी होने से रुकना है तो हमें गांधी से सीखना चाहिए। जब मैनचेस्टर हमारी कपड़े में लूट कर रहा था तब उन्होंने उससे लूट से लड़ने के लिए चरखे को प्रतिष्ठित किया। अब हमारी कोका कोला, पेप्सी, विवंडी जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश को लूट रही हैं, तो इसको लूट से रोकने के लिए हम क्या करें? इससे लूट को रोकने के लिए हमारी जो परंपरागत विकेंद्रित जल व्यवस्था थी, जो हर गांव में, बिहार में जाएं और बाढ़ से बचना है तो वहां ताल पाल झाल देखें, वहां कई व्यवस्थाएं थी। वहाँ बहुत तरह की अलग अलग क्षेत्रों में, मुंगेर की तरफ अलग है, अलग अलग सब जगह। जैसा मैंने कहा ना कि भारत भू सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करता था, और जहाँ जल की जैसी व्यवस्था है विकेंद्रित व्यवस्था करके रखता था। पूरे भारत में सब एक जैसी जल संरचनाएं नहीं थी, पूरे भारत में सब उसकी भू सांस्कृतिक विविधता के साथ जल संरचनाओं की व्यवस्था थी। इसलिए यदि भारत को दोबारा से पानीदार बनना है तो महात्मा गांधी से सीखा जा सकता है कि ये जो पानी का बाजार की लूट है उसको रोकने के लिए हर गांव में तालाब बनाए जाए, बारिश का पानी उनमें रोका जाए, धरती का पेट पानी से भरा जाए, और गांव के पानी से अपने गांव के जीवन को कैसे ठीक से चला सकते हैं वो देखा जाए। ये फिर सोचेंगे कि दिल्ली का पानी लाना है, दिल्ली को कहाँ से, टहरी से लेके आना है कि हिमाचल से लेके आना है, वो तो चूंकि अब हो गया तो इनको भी पानी की व्यवस्था तो चाहिए। लेकिन यदि भारत को पानीदार बनना है तो भारत को पानीदार बनाने के लिए अभी भी सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन करने का एकमात्र सॉल्यूशन है। और ये जो सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन है ये भारत की भू सांस्कृतिक विविधता का, एग्रो इकोलॉजिकल क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी का रेस्पेक्ट करके उस तरह की जल संरचनाओं को बढ़ावा देने की जरूरत है। और इसको बढ़ाने के लिए जो एंट्री पॉइंट होगा वो ये कि हमारी भारत की आजादी के वक्त जितनी भी जल संरचनाएं थी उन सब का आइडेंटिफिकेशन हो, उनकी जमीनों का डिमार्केशन हो, और वो नक्शे पर नए राजपत्रित नोटिफिकेशन के साथ वो उभारी जाए। फिर आप मेरे से कहें कि भारत बेपानी कैसे हुआ। हम आज जल की संरचनाओं पर अतिक्रमण करते जा रहे हैं। सारी जल संरचनाओं पर कहीं शहर का बस अड्डा बन रहा है तो कहीं होटल बन गया है। और ये जो अतिक्रमण है हमारी जल संरचनाओं का, इसको हटाने के लिए हमारी सरकारों को बस मामूली सा काम करना है कि जल संरचनाओं को पहचानना, उनका चिन्हीकरण करना, उनका राजपत्रितकरण करना, और फिर भारत के समाज को खड़ा करना कि तुम्हारा जीवन सुखी और समृद्ध और सेहतमंद तभी तक रहेगा जब तक गांव का तालाब रहेगा। कब वो वक्त आएगा जब समाज को हम जल सौंप पाएंगे? क्या समाज उसकी जिम्मेदारी ले पाएगा? देखिए, बहुत संक्षेप में। आज जो पानी की हालत है उसके लिए समाज भी जिम्मेवार है, तो पहल भी समाज को शुरू करनी होगी। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इतने बड़े स्तर पर पानी को बर्बाद किया जा रहा है, मैं व्यक्तिगत रूप से क्या कर सकता हूँ? यदि वो 2 या 3 काम अपने घर से शुरू करें तो आप देखेंगे कि वो अपने आप में एक जल प्रहरी होंगे। पहला काम, उनके घर में इस्तेमाल होने वाले आरओ से निकलने वाले पानी का पुनर्इस्तेमाल घर में ही करें, उसको नाली में ना जाने दें। दूसरा, अपने घर में आने वाले 12, 13, 14 किस्म के साबुन या रसायनों में से 4 या 5 कर दें, है ना। और तीसरा है कि अपने घर के बाहर की गली मोहल्ले को सीमेंट से पुतवाने से बचें। थोड़ा जो कच्ची जमीन है उसको रहने दें। कच्ची जमीन पर आपके अतिथि के पैर पड़ के जो उसकी चरण रेज आपके घर में आएगी तो वह सौभाग्य लेके आएगी। ये 3 फार्मूले यदि लोग मान लेते हैं तो मान लीजिए कि आपने जल संरक्षण के लिए एक बहुत सशक्त कदम उठा लिया। बहुत ही बढ़िया, ये अच्छे फार्मूले आपने बताए। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने का, इस चर्चा में हिस्सा लेने का।
हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपनी राय और सुझाव आप हमें नीचे दी गई ईमेल आईडी पर बता सकते हैं। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।